गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कि लेस डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि लेस हो रहा है, किसी भी चीज़ से कम हो रहा है। हाइपो मतलब कम, और प्लास्टिक रिलेटेड टू डेवलपमेंट, तो लेफ्ट हार्ट का क्या हो रहा है, लेस डेवलपमेंट हो रहा है, और उसे क्या बोल देंगे, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम बोल देते हैं। HLHS is a congenital heart defect in which occurs underdevelopment of the left side heart। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, यानी कि एट द बर्थ टाइम पे ही ये प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट या लेस डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड हार्ट। जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है उसका क्या हो जाता है, लेस डेवलपमेंट होता है, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन, HLHS, यानी कि हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम बोल देते हैं। ओके। It occurs when part of the heart doesn't develop as it should during first 8 week of pregnancy। क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के 8 वीक के आसपास क्या होता है, हार्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो अब उस टाइम पे ये क्या होता है कि कोई भी डिफॉर्मिटी आ गई, या कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई, या कोई अदर कोजेज हुए जिसकी वजह से हार्ट कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं हो पाता है, तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है बेबी के अंदर। ओके। इन HLHS अफेक्ट मिट्रल वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एओर्टिकोल एंड अओर्टा। अब जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट साइड हार्ट, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती है, वहाँ पे मिट्रल वॉल होता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो रास्ता होता है वो कौन सा होता है, मिट्रल वॉल होता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल खुद हो गए, वहाँ से एओर्टा जुड़ता है, तो एओर्टा और एओर्टिकॉल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं जब किसी बेबी के अंदर लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ये हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो। ओके। अब आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट जो डायग्राम है वो नॉर्मल हार्ट का होता है, एंड देन होता है जो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। एंड आप शो कर पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट वाला जो एरिया है, यानी कि जो लेफ्ट साइड का लंग्स है, वो अंडर डेवलप्ड है अच्छी तरीके से, वहाँ पे चैम्बर का फॉर्मेशन ही हुआ है, मिटल वॉल वगैरह, जो एओर्टिक वॉल वगैरह है वो क्या अफेक्टेड है। ओके। अब बात करें फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HLHS की कंडीशन को लीड करते हैं एक बेबी के अंदर। द एग्जैक्ट कोज इज़ अननोन। तो इसका कोई एग्जैक्ट कोज नोन नहीं है कि भाई इसकी वजह से ये HLHS होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक पता नहीं चला इसका एग्जैक्ट कोज की हो क्यों रहा है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, यानी कि जीन वगैरह में म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अच्छी तरीके से सेल डिवीजन नहीं हो पाया और ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एंड जो नेक्स्ट वन रहेगा रिस्क फैक्टर होगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो जब 8 वीक पे हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो गई। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर किसी बेबी के अंदर प्रेजेंट है तो भी ये हार्ट के जो डेवलपमेंट है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, और अंडर डेवलपमेंट को लीड करता है। ओके। अब बात करेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HLHS, यानी कि किस तरीके से ये हार्ट जो HLS की कंडीशन डेवलप होती है, और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करती है। ओके। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर है जिसकी वजह से HLHS की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। माल फॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा एंड मिटल वॉल। ओके। तो अब जैसे ही माल फॉर्मेशन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, एओर्टा वगैरह मिटल वॉल भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुए, तो किसको लीड करते हैं ये, देन ये लीड करेंगे डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन्स। तो क्योंकि बॉडी की कंप्लीट बॉडी तक ब्लड सप्लाई का काम कौन सा हार्ट करता है, लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से एओर्टा अटैच होता है, बाकी फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी बॉडी ऑर्गन्स तक, और जैसे ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो क्या डेवलप हो जाता है, साइनोसिस एंड एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सॉरी। तो क्या होता है, साइनोसिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, तो साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके, ब्लड वगैरह पहुँचे। ओके। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में ये हार्ट डिफेक्ट क्रिएट होता है, और किस तरीके से बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट होता है, और इसके पूरे फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली कंडीशन में ऐसा होता है, वेरियस ड्रेनेज हो जाता है राइट साइड में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, उसके बाद राइट से अयोर्टा की तरफ इस तरीके से जाता है।
बट क्या होता है कि हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है, जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। जैसे आप देख पा रहे हैं अंडर डेवलप जो मिडल वॉल है, एओर्टिक वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड तो आएगा, ये अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। जैसे ही पंप नहीं कर पाएगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड की ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, और ऑक्सीजन सप्लाई का काम कौन करता है, ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन सप्लाई होती है। एंड देन साइनोसिस एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट की कंडीशन अपने को देखने को मिलेंगी, एंड उसी से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अब बात करें अपन सिम्टम्स की कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी बेबी के अंदर HLHS की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो फर्स्ट वन जो मेन साइन होता है, ब्लू कलर ऑफ स्किन, लिप्स एंड नेल्स, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है, उसी की वजह से ये ब्लूइश कलर स्किन, लिप्स और नेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर इस तरीके से किसी बेबी के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इंडिकेट द साइनोसिस की कंडीशन हो चुकी है। ओके, पेल स्किन कलर, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही तो स्किन का कलर क्या होगा, पेल हो जाएगा, रेड कलर से पेल कलर, यानी कि थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर होने लगता है। नेक्स्ट वन आएगा स्वेटिंग पाल्पिटेशन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। अब जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, कम होती है, तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट वगैरह रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं, स्वेटिंग वगैरह, पाल्पिटेशन यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, ताकि बॉडी की जो भी नीड है वो कंप्लीट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हो रहेगा ट्रबल ब्रीथिंग ड्यू टू ब्लड कंजेशन इन पल्मोनरी वेसल्स। जैसे लेट सपोज कि अब आगे लेफ्ट हार्ट क्या हो रहा है, ब्लॉक हो चुका है कंप्लीट रूप से, तो आगे जैसे ही राइट साइड से पल्मोनरी वेसल्स में जाता है, देन उसके बाद लेफ्ट साइड में ब्लड जाता है, तो अब लेफ्ट साइड में तो आगे पंप ही नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो ब्लड कहाँ पे कंजेस्टेड रहेगा, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर कंजेशन हो जाएगा, ब्लड का रिटेंशन हो जाता है, जिस कारण से गैस एक्सचेंज अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाते हैं, तो ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से ट्रबल ब्रीथिंग देखने को मिलेंगी एक चाइल्ड के अंदर जिसको HLHS की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम्स रहेगा, कूल एक्सट्रीमिटी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ अंडर डेवलप लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स अफेक्ट होता है, जैसा कि पता ही चल रहा है डिजीज से ही, तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो बॉडी क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी, क्योंकि जो टेम्परेचर किसके थ्रू रेगुलेट होता है, ब्लड के थ्रू ही रेगुलेट होता है ना। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे टेम्परेचर सही रहेगा, वहाँ पे अगर किसी जगह ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही तो वहाँ का जो एरिया होता है वो कूल हो जाता है। ओके, तो कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती हैं। पुअर पल्सेस इन फिट ड्यू टू डिक्रीज आर्टियल सप्लाई, जो फिट के अंदर पल्सेस है पुअर होंगी, यानी कि अच्छी तरीके से फील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पल्स क्या होती है, जो प्रेशर ब्लड के थ्रू क्रिएट किया जाता है आर्टरी के ऊपर, तो उसी से तो पल्स प्रेशर अपन नापते हैं। अब वहाँ पे आर्टरी के अंदर ब्लड ही नहीं जा पा रहा है, तो पल्स प्रेशर कहाँ से होगा, तो पल्स क्या होगी, एब्सेंट होंगी या पुअर पल्स देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट जो साइन होगा पुअर फीडिंग, क्योंकि अब बेबी आगे तरीके बेबी की ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हो पा रही है, बॉडी बिल्कुल वीक हो चुकी है, साथ में अदर फंक्शंस एक्टिवेट हो चुके हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जिस कारण से डिजीज कंडीशन क्या, पुअर फीडिंग, अब बेबी अच्छी तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं एंड बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि किसी के अंदर HLHS की कंडीशन यानी कि लेफ्ट हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हुई है, तो किस तरीके से इवालुएट करेंगे, किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। जो फर्स्ट वन रहता है, जो मेन वन, वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, हम बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम इंडिकेट या फिर अजप्शन कर सकते हैं कि इसको हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट वन रहेगा इकोकार्डियोग्राम, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, क्योंकि ये एक इमेजिंग टेस्ट है, इसमें हम इमेज देखते हैं हार्ट की। It also show the image of the heart that help to detect the structural abnormality of the heart। इससे क्या है, इमेज देखते हैं हार्ट की, तो जिससे क्या है अपने को स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, अपने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी डेवलप हुई है, या लेफ्ट जो वेंट्रिकल से अंडर डेवलप है, या एओर्टा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या वेंट्रिकल्स के अंदर सॉरी मिट्रल वॉल के अंदर या फिर अदर पार्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो इकोकार्डियोग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। इस तरीके से क्या करते हैं, हार्ट की इमेज
शो करते हैं मॉनिटर के अंदर एंड आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली में जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन रहता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहता है। ये क्या करता है, इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि हार्ट सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपना फंक्शन, या फिर ज़्यादा उसका फंक्शन बढ़ चुका है या उसका फंक्शन और भी लेस हो चुका है, तो इसको डिटेक्ट करता है इकोकार्डियोग्राम। इट ऑल्सो शो एबनॉर्मल रिदम एंड हार्ट मसल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है हार्ट के मसल्स पे, साथ में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या एबनॉर्मल हार्ट रिदम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ईसीजी परफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट रहेगा चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे किस तरीके से हेल्प करता है। चेस्ट एक्सरे शो हार्ट एनलार्जमेंट एंड पल्मोनरी ओवरलोड, इससे पता चल जाएगा कि ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ब्लड क्या कंजेस्टेड हो रहा है राइट साइड में और पल्मोनरी वेसल्स में, जिस कारण हार्ट एनलार्जमेंट एंड पल्मोनरी ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं मेन सिनेरियो की, और वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ HLHS की। किसी बेबी के अंदर एट बर्थ पे अपन को पता चलता है कि उसके अंदर HLHS की कंडीशन प्रेजेंट है, यानी कि उसको हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है, तो किस टाइप का मैनेजमेंट बेबी को प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से कंडीशन को ट्रीट करते हैं। एट द फर्स्ट द बेबी शुड बी प्लेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड पॉसिबली इवन ऑन वेंटिलेटर, दिस इज हेल्प टू ट्रीट साइनोसिस, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन साइन होता है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है HLHS की वजह से, वो होती है साइनोसिस, क्योंकि आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है बॉडी ऑर्गन्स तक, जिससे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो उसको ट्रीट करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं हो तो धीरे धीरे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, ब्रेन वगैरह, और बेबी की डेथ हो सकती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई देंगे या ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो उसको वेंटिलेटर पे लेते हैं बेबी को, ताकि साइनोसिस की कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। एंड नेक्स्ट वन रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। अब ये क्यों देते हैं और किस तरीके से काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ द डक्टस आर्टियोसस अनटिल परफॉर्म्ड सर्जरी, जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं करते तब तक डक्टस आर्टियोसिस की जो पेटेंसी को मेंटेन रखता है। अब ये डक्टस आर्टियोसस होता क्या है, हेल्प टू ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, और ये क्या किस में हेल्प करता है, बॉडी तक ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो अब बात कर लेते हैं डक्टस आर्टियोसिस है क्या। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डक्टस आर्टियोसिस क्या होता है, कनेक्शन होता है किनके बीच में, पल्मोनरी वेसल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में, क्योंकि जब बेबी फीटस जो फीटस होता है यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर होता है, तो क्या होता है उसकी ब्लड उसके लंग्स मैच्योर नहीं होते, इसलिए सीधा ब्लड कहाँ से जाता है, पल्मोनरी वेसल से एओर्टा में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से ही मदर से आ रहा है, तो ऑक्सीजनेशन उस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लंग्स में नहीं जाके सीधा बाईपास हो जाता है एओर्टा तक। तो पल्मोनरी आर्टरी सीधा कनेक्ट रहती है किससे, एओर्टा से, एक वेसल्स के तीसरी वेसल्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। तो इसको मेंटेन रखना है, क्योंकि अब जो भी ब्लड आ रहा है उसको बॉडी तक सप्लाई हो, कुछ तो सप्लाई हो, अभी थोड़ा ऑक्सीजनेटेड है मदर से अभी ब्लड आया है उसके अंदर, और तो उसको मेंटेन रखना है पेटेंसी को, ताकि बॉडी तक अच्छी तरीके से थोड़ा ब्लड सप्लाई हो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है इसकी पेटेंसी को मेंटेन रखना, यानी कि उसको क्लोज होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जैसे ही लंग्स वगैरह अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन ट्रीटमेंट की, डन सर्जरी, और सर्जरी में क्या क्या करते हैं किस तरीके से है। सर्जरी इज़ द कन्फर्मेटिव परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ HLHS, तो ये कन्फर्म और परमानेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, इसके थ्रू एक बार सर्जरी परफॉर्म करो एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व हमेशा के लिए। ड्यूरिंग द सर्जरी नीड ऑफ प्लेसिंग द बेबी ऑन द हार्ट लंग मशीन, जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो बेबी को हार्ट लंग्स मशीन के ऊपर प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अब हार्ट तो क्या हो रहा है, वहाँ से हार्ट की तो अपन सर्जरी कर रहे हैं और उसकी वेसल्स वगैरह कट कर देते हैं, तो बॉडी को जब तक सर्जरी चलेगी तब तक ब्रेन वगैरह या अदर जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड सप्लाई होनी ज़रूरी है ना, तो वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो सके इसलिए लंग्स हार्ट मशीन्स का यूज़ में लेते हैं। तो इस टाइप से लंग्स हार्ट मशीन्स होती है जिससे ब्लड सप्लाई करते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक जब तक कि वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ओके, सर्जरी टिपिकली इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ एटलीस्ट 3 सर्जरीज, जो सर्जरी के अंदर 3 सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वन कौन सी रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप वाइज करते हैं। नॉरवुड ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले, जब नॉरवुड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है देन उसके बाद ग्लेन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, एंड लास्ट वन होगा फोंटेन ऑपरेशन। तो ये 3 सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं और HLHS की कंडीशन ट्रीट हो जाती है।
अब फर्स्ट वन देख लेते हैं, नोरूड ऑपरेशन, और ये कब परफॉर्म किया जाता है और कैसे किया जाता है। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्जरी दैट डन जस्ट आफ्टर बर्थ। जैसे ही पता चलता है किसी को HLHS की कंडीशन हुई है, किसी के अंदर ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है किसी बेबी के अंदर, तो जो फर्स्ट स्टेप सर्जरी कौन सी होती है, नोरूड ऑपरेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर करते क्या है। इट कन्वर्ट्स द राइट वेंट्रिकल इनटू द मेन वेंट्रिकल, पंपिंग ब्लड टू बोथ द लंग्स एंड बॉडी। इसमें क्या करते हैं, जो राइट वेंट्रिकल को मेन वेंट्रिकल बना देते हैं, ठीक है, मेन वेंट्रिकल्स में, ताकि जो सारा ब्लड है वो वहाँ पे आएगा और जो राइट वेंट्रिकल से सीधा बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। और ये करते कैसे, इन दिस मेकिंग न्यू आयोटा बाई कनेक्टिंग मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा। इसमें क्या करते हैं, एक नया एओर्टा बनाते हैं, यानी कि एक नया एओर्टा का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे एओर्टा सीधा वेंट्रिकल से अटैच होता है, वो भी कौन सी साइड के, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वाला हार्ट तो अनडेवलप है, अंडर डेवलप है, तो सीधा आयोटा को कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर देंगे, जिससे सीधा ब्लड सप्लाई होती है। आफ्टर देन मेक ए साइनोसंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स। उसके बाद एक संट प्लेस करते हैं, यानी कि एक ट्यूब डालते हैं, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, लंग्स तक हो, ठीक है, ताकि साइनोसिस की कंडीशन को ट्रीट कर सके। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक नया एओर्टा का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सीधा पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा को जोड़ देते हैं, एंड जो राइट वेंट्रिकल से एक संट डाल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, जिससे और ज़्यादा लंग्स तक ब्लड जा सके और वो ऑक्सीजनेस हो सके। तो अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में नो रूड प्रेशर करते कैसे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस है उसके पेटेंसी को मेंटेन रख रहे थे जब तक सर्जरी नहीं करते। अब सर्जरी करते हैं तो इसको क्या कर देंगे, अब क्लोज कर दो, इसका काम खत्म, क्योंकि अब अपन सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। देन अब जैसे ही ये इसको हटा देते हैं, जो भी डक्टस आर्टियोसस है उसको क्लोज करके कट कर देते हैं। देन उसके बाद सीधा जो पल्मोनरी वेसल्स है उसको एओर्टा से अटैच कर देंगे डायरेक्ट। ये सीधा अटैच कर दिया उसको एओर्टा से, तो ये क्या, नया एओर्टा बन गया, सीधा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर, कहाँ पे ना जाके, लेफ्ट साइड वाले हार्ट में ना जाके सीधा इस तरीके से चला जाता है। एंड देन उसके बाद एक सेनोसेंट डालते हैं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ओके, ये इस तरीके से पूरा ब्लड फिर लंग्स तक जाएगा, एंड लंग्स से जाके सीधा फिर वहाँ से कनेक्टेड है ही कौन, पल्मोनरी आर्टरी से जाके आगे की तरफ से जो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है एओर्टा से, और ब्लड सप्लाई हो जाता है पूरा बॉडी तक। ओके, नेक्स्ट वन जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा ग्लेन ऑपरेशन। तो फर्स्ट वन सर्जरी परफॉर्म कर देते, जैसे पता चलता है तो वो क्या है, नॉरवुड ऑपरेशन कर दिया। अब नॉरवुड ऑपरेशन कर दिया, अब देन जब ग्लेन ऑपरेशन कब करते हैं, दिस इज सेकंड स्टेप ऑफ सर्जरी दैट डन अबाउट 6 मंथ आफ्टर नॉरवुड ऑपरेशन। अब नॉरवुड ऑपरेशन करने के बाद 6 महीने तक उसको रखते हैं। देन उसके बाद 6 महीने बाद एक नया सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो रहेगी ग्लेन ऑपरेशन। एंड इसके अंदर करते क्या, इन दिस divert half of blood of the lungs when circulation through the lungs, no need as much pressure from the ventricles। ये क्या करते हैं, इसमें जो आधा सा जो ब्लड है उसको सीधा डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, लंग्स से, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ना हो आगे तक पहुंचाने की। ओके, अब ये करते किस तरीके से, द सन टू पल्मोनरी आर्टरीज इज डिस्कनेक्टेड। अब जो भी पल्मोनरी आर्टरी से जो संट था वो डिस्कनेक्टेड करते हैं, एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सुपीरियर वेने केवा। सीधा जो पल्मोनरी आर्टरी से किसको कनेक्ट, जो सुपीरियर वेने केवा को सीधा अब कनेक्ट कर देंगे, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। क्योंकि जो सुपीरियर वेने केवा ब्लड कहाँ पे लेके आती है, राइट साइड के एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में। अब वहाँ से अपन सीधा वेंट्रिकल में नहीं डलवाएंगे, आधा ब्लड क्या कर देंगे, जो आईवीसी का तो जाने दो, इन्फीरियर वेने केवा तो जाने दो राइट साइड में, बट जो सुपीरियर वेने केवा उसको डायरेक्ट क्या से पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर देंगे। अब सीधा लंग्स में जाएगा, एंड देन उसके बाद आगे जो अपन ने एओर्टा बनाया था, न्यू एओर्टा, उससे पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले संट तो निकाल लेंगे, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो संटिंग बनाई गई थी उसको हटा देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, सुपीरियर वेने केवा को अटैच कर देंगे डायरेक्ट किसे, पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, नहीं, वरना सुपीरियर वेने केवा सीधा कहाँ से अटैच होती है, राइट एट्रियम से अटैच होती है, ठीक है। तो अब सीधा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। दिस सेंड्स हाफ ऑफ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली टू द लंग्स विदाउट गोइंग थ्रू द वेंट्रिकल्स। अब सीधा अटैच कर दिया, वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, राइट साइड की वेंट्रिकल्स में, एट्रियम में भी नहीं जाएगा, एट्रियम में नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, सीधी बात है। तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। ओके, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख पाएँ, सीधा पहले एसवीसी डिस्कनेक्टेड कर देते, कहाँ से, ये राइट जो एट्रियम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके
सीधा सीधा यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है, यहाँ से राइट एट्रियम से डिस्कनेक्ट किया एंड देन सीधा पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसा आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का डॉट जहाँ पे जा रहा है यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हटा के यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सीधा ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। ओके, अब आपको दिखाते हैं एक्चुअली में ग्लेन ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये जो संट बना हुआ था उसको रिमूव करने, ये संट को रिमूव कर दो, जो नया आयोटा बना हुआ था उसको बने रहने दो, जो पल्मोनरी आर्टरी से सीधा कनेक्टेड है। ओके, देन उसके बाद सुपीरियर वेन को कट कर देते राइट वेंट्रिकल से और सीधा ऊपर की तरफ, जहाँ से आप देख पा रहे हैं ये अटैच कर दिया गया, कहाँ से, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर। अब सीधा लंग्स की तरफ दोनों लंग्स में ब्लड सप्लाई हो जाएगी और वहाँ से आके एओर्टा के अंदर। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट पे लेके चलते हैं आपको। और थर्ड वन एंड लास्ट वन जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो होगा फोंटेन ऑपरेशन एंड देन इसके बाद ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट रूप से ट्रीट। अब बात कर लेते हैं फोंटेन प्रोसीजर परफॉर्म कब करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ सर्जरी दैट डन 18 to 36 मंथ आफ्टर ग्लेन ऑपरेशन। जैसे ही ग्लेन ऑपरेशन हो गए उसके 18 to 36 मंथ के बाद में, यानी कि 1.5 साल के बाद में लगभग, ठीक है, 1.5 से 3 साल के बीच में बाद में उसको अच्छी तरीके से ये फोंटेन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है और कंडीशन को कंप्लीट रूप से ट्रीट कर दिया जाता है। ओके, अब इसके अंदर करते क्या है और किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इन दिस कनेक्ट द इन्फीरियर वेन कवर टू द पल्मोनरी आर्टरी बाय क्रिएटिंग ए चैनल थ्रो और जस्ट आउट द हार्ट इज डायरेक्ट ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। उसमें क्या कर रहे थे, सुपीरियर वेने कोवा को अटैच कर दिया था, अब इसमें क्या करेंगे, इन्फीरियर वेने कोवा को भी अटैच कर देंगे, किससे, सीधा पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, तो दोनों जो वेन होती है, लार्जर वेन होती है, सुपीरियर वेने कोवा एंड इन्फीरियर वेने कोवा दोनों अटैच हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी से। देन एट दिस स्टेज ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो पैसिवली थ्रू द लंग्स। अब सीधा वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, अब हार्ट में जा ही नहीं रहा है, खत्म। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये सुपीरियर वेने कोवा पहले से ही अटैच है और देन उसके बाद इन्फीरियर वेने कोवा को भी अटैच कर देते हैं फोंटेन ऑपरेशन के दौरान। तो सीधा ब्लड कहाँ पे सप्लाई हो जाता है, लंग्स के अंदर, एंड लंग्स से आगे जो न्यू आयोटा बनाया गया है पल्मोनरी आर्टरी से आगे की तरफ से, तो वो सीधा पल्मोनरी आयोटा के अंदर, आयोटा के अंदर सप्लाई हो जाता है पूरा, और देन बॉडी की तरफ। ओके, अब आपको दिखाते हैं कि फोंटेन ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही सुपीरियर वेने को अटैच है, ये किस में किया था अपन ने, जो पहले वाला प्रोसीजर था उसमें कर दिया था ग्लेन ऑपरेशन में। देन उसके बाद ये फोंटेन ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो इन्फीरियर वेने को भी सीधा अटैच कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। अब देन उसके बाद लंग्स तक जाएगा, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। देन उसके बाद सीधा जो पल्मोनरी आर्टरी आगे से कहाँ से, एओर्टा से अटैच रहती है, तो वहाँ पे पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है एंड देन कंडीशन ट्रीट होने लगती है साइनोसिस वगैरह की। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और आज के सेशन के साथ साथ जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी ख़त्म हो चुका है। एंड देन अपन नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगा हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।